ओके क्लास, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे टेबल को क्रिएट किस तरीके से करेंगे। तो अब देखें क्लास, यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। इनके बीच में हम क्या करेंगे कि पहला कॉलम का नाम लिखा, उसकी डेटा टाइप। अब दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे नल नहीं लिखा या नॉट नल नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। फिर आते हैं दूसरा कॉलम बनाने एस टी डी नेम के नाम से, जिसकी टाइप हम लोग रखेंगे वेरिएबल कैरेक्टर विच इज 50 कैरेक्टर। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि एस टी डी ईमेल, इसको भी हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं, इसको भी 50 कैरेक्टर लॉन्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर अब देखें क्लास, ये मास्टर की कहानी क्या है। ये मास्टर बेसिकली आपका एक सिस्टम डेटाबेस है, सही। अभी से कितनी कहानी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाला टेबल जो है वो मेरे पास कीट के डेटाबेस में क्रिएट हो। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इसको पिक करूंगा साथ, और साथ साथ टेबल की क्यूरी को भी पिक करूंगा, और मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब देखें, यहाँ पे मास्टर की जगह कीट पहले सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद उसने कीट को सेलेक्ट करने के बाद उस कीट के डेटाबेस में ये टेबल भी क्रिएट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करके, डेटाबेस को रिफ्रेश करके कीट में जाता हूँ, उसके टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें कीट स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है। अब टर्मिनेटर की जो कहानी है, एसक्यूएल सर्वर में टर्मिनेटर दो या ना दो, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है, ऑप्शनल है। मैं टर्मिनेटर दूं या ना दूं, ये ऑप्शनल है एसक्यूएल सर्वर में। कुछ सर्वर ऐसे हैं कि जिसमें टर्मिनेटर जरूरी होता है। तो भाई ये हमारे पास टेबल बन गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस टेबल के कॉलम को अब विजिट करें, तो अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा था एस टी डी आई डी इंटीजर, और इसने ऑटोमेटिकली दे दिया बाय डिफॉल्ट नल। कि अब इस स्टूडेंट आईडी में अगर कुछ नहीं भी लिखते तो वहां पे नल लिखा हुआ आ जाएगा, और नल एसक्यूएल सर्वर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वहां पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। कॉमा से लाइन ब्रेक नहीं हो रही, बेसिकली कॉमा से कॉलम सेपरेट हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से क्यूरी डिजाइन की आप भी ऐसी करो, आप इस तरीके से पूरी क्यूरी डिजाइन कर लो, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। एक ही लाइन में पूरी क्यूरी डिजाइन कर लो, इट्स अप टू यू। फिर ये होगा कि आपको बार बार स्क्रॉल लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, और कुछ सर, नहीं। ये आपने हमें टेबल क्रिएट क्यूरी से करना सिखाया है ना? जी पहले तो आपने ऐसे जी नहीं जी, किया था, आपने पहले उसको डिजाइन क्रिएट। से किया था, अब हमने क्यूरी से यस। किया है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डीडीएल हो गया किसके लिए, टेबल के लिए। डीडीएल की क्रिएट कमांड हो गई टेबल के लिए। अब टेबल को ऑल्टर करेंगे, इसकी भी क्यूरी आपको आना चाहिए, ऑल्टर टेबल। अब देखें, अब हमारे पास ऑल्टरेशन करने के कई केसेस बनेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये कीट स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, इसमें मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो उसकी क्यूरी मेरे पास क्या बनेगी। तो सिंपल मैं डिजाइन पे जाकर व्यू डिजाइन करूंगा, तो अगर हम ग्राफिकली देखें और यहाँ पे जाके कॉलम ऐड कर देंगे और सेव करवा देंगे, तो इट्स अप टू यू। लेकिन क्यूरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्यूरी आनी चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल का नाम आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, और ये डीबीओ स्कीमा हटा दें, ये टेबल का नाम आ गया। उसके बाद ऐड का कीवर्ड लिखें, और कौन सा कॉलम ऐड करना है उस कॉलम का नाम लिखना है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट का फोन नंबर भी ऐड करना है,
std फून, और इसकी डाटा टाइप मैं यहाँ पे दे दूंगा वेरिएबल कैरेक्टर, या बल्कि इसकी डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर नहीं, इंटीजर नहीं दे सकता क्योंकि इंटीजर का साइज 32 बिट होता है, वो हमारा फोन नंबर नहीं लेगा, 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेता, जबकि फोन नंबर हमारा 11 डिजिट पे होता है। तो मैं इसको कर दूंगा लॉन्ग बिग इंटीजर कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑल्टर की पहली क्यूरी है कि ऑल्टर टेबल बाय एडिंग कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, क्लियर। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये क्यूरी बन गई, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मेरे पास क्यूरी सक्सेसफुली चल जाएगी। अब मैं अपने डेटाबेस को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और अपने कीट के डेटाबेस पे आके टेबल्स में आते हैं, टेबल्स में कीट स्टूडेंट के टेबल में आके कॉलम को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें एसटीडी फून के नाम से मेरे पास कॉलम ऐड भी हो गया, इसकी टाइप बिग इंटीजर हो गई और ये नलेबल है। अब ये नलेबल है क्यों है भाई, ये जो है ना ये आपको नॉट नल रखना चाहिए था। अच्छा अब हमारे पास दूसरा केस क्या है, ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल बाय ऑल्टरिंग द डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम। भाई हम अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, मैं चाह रहा हूं कि भाई एसटीडी फून की टाइप बिग इंटीजर से वेरिएबल कैरेक्टर हो जाए, सही है, वेरिएबल कैरेक्टर हो जाए। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऑल्टर सर टेबल, हम यही लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी टाइप चेंज कर देंगे बस, आई गेस। चलो देखते हैं, ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। सर अच्छा ऑल्टर जी जी, अपडेट नहीं करेंगे? देखें अपडेट इंसर्ट और डिलीट जो है ना हमेशा डाटा के लिए होगी, कि मैं अली का रिकॉर्ड, अली की आईडी चेंज करूं, अली का नाम चेंज करूं। यहाँ पे तो अब हम किसी रिकॉर्ड की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम तो सही। टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल के कॉलम की बात कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था गालिबन, यहाँ पर इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, टेबल का नाम ये आ गया, और फिर मैं दोबारा लिखूंगा ऑल्टर, सही है, ऑल्टर यस सर। कॉलम, कॉलम का नाम मेरे पास क्या है, या बल्कि कॉलम का नाम आई एसटीडी गेस फोन। नहीं आएगा, एसटीडी फून, और इसकी डाटा टाइप मैं यहाँ पे कर देता हूँ वारचार ओके सर। 50, ये आ जाएगा नॉट नल। अच्छा यहाँ पर जो है वो ऑल्टर कॉलम भी आएगा, यस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या होगा, अभी इस टाइम यहाँ पे बिग इंटीजर है और नल है। अब हमें क्या करना है कि भाई ये कॉलम चेंज रहे, इसकी डेटा टाइप क्या हो जाए, वारचार हो जाए और नॉट नल आ जाए। तो भाई मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अपने टेबल को रिफ्रेश कर लें, कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें एसटीडी की टाइप क्या हो गई, वारचार 50 कैरेक्टर, और यहाँ पे आ गया नॉट नल। तो अब हमारे पास अगला केस क्या बनता है ऑल्टरेशन का, ऑल्टरेशन का अगला केस ये बनता है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल था, उसमें एक कॉलम जो है वो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, सही है सर हम जी सर एक चीज ये है कि हम नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एसटीडी नेम लिखा है आपने, हम ये ऑल्ट की लगा के हम उसको उसका नाम चेंज कर सकते हैं। चलो ये वाला मैं केस, चलो पहले ये वाला केस सॉल्व करते हैं, अभी मैं इस पे आ रहा था, इसमें एक ट्विस्ट है, अब इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं डीडीएल में कि जो हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल क्यूरी से पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि आपने पिक किया, मैं भी इसमें आने वाला था कि भाई अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उसका एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम मुझे चेंज करना है, तो माजरत के साथ एसक्यूएल सर्वर में ये सिंपल क्यूरी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कुछ
अब आपने बात छेड़ दी है तो इसके लिए भी सुन लो कि कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने स्टोर प्रोसीजर से पता नहीं चलेगा, मैं अगर इस तरीके से बताऊं तो आसान हो जाएगा कि भाई कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स सी शार्प में अगर आप लोगों ने देखा हो मैथ डॉट पाव का, तो पावर उसमें कैलकुलेट होती है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट उसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट होता है, तो वो क्या है, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। इसी तरीके से इनका स्पेसिफिक काम है। कंसोल के बाद जो डॉट राइट लाइन करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि प्रिंट करवाने के बाद लाइन को ब्रेक कर देना। राइट का क्या मतलब होता है, जस्ट प्रिंट करवा देना, कर्सर उसी लाइन पर रहना। तो इन सब का क्या है, ये प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, इनका स्पेसिफिक काम होता है। इसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर में भी कुछ प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस का नाम ऑल्टर करना चाह रहा हूं तो मैंने एक ऑल्टर की क्यूरी लगाई, साथ साथ मैं इसको एक स्टोर प्रोसीजर से भी इंप्लीमेंट कर सकता था। और स्टोर प्रोसीजर होते हैं एसपी अंडरस्कोर, इनका प्रीफिक्स होता है। सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर जितने भी होंगे उनका प्रीफिक्स एसपी अंडरस्कोर होता है। रीनेम डीबी के नाम से मैंने स्टोर प्रोसीजर लिया और उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा पुराने जो मेरे पास डेटाबेस का नाम होगा कीट, देन उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे लिखूंगा नए डेटाबेस का नाम जो मैं रखना चाह रहा हूं। मैं कर देता हूं इसको PAF कीट। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं मेरे पास क्या, देखें वही सेम मैसेज कि डेटाबेस PF कीट हैज बीन सेट। डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा तो ये इसी तरीके से क्लास। अब यहाँ पर हमारे पर लिमिटेशन आ गई कि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑल्टर टेबल बाय ऑल्टरिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोट, this is not possible in SQL server by using simple SQL queries, but it is possible by SP underscore rename। ये पॉसिबल है किसके, SP अंडरस्कोर रीनेम के स्टोर प्रोसीजर से। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, SP अंडरस्कोर रीनेम, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूं कॉमा और अब मेरे पास जो यहाँ पर कौन सा टेबल था, स्टूडेंट का था, किसका टेबल था वो, PF कीट का था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PF कीट डॉट टेबल का नाम क्या था, कीट स्टूडेंट्स। या बल्कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, सॉरी, डॉट करने के बाद किस कॉलम का नाम मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर उस टेबल पे फोन जाता नंबर हूँ। या एसडी नेम मैं कुछ भी एक फॉर एग्जांपल STD नेम, STD ईमेल की जगह पूरा स्टूडेंट ईमेल लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर STD ईमेल की जगह कॉमा के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट ईमेल। चेक करते हैं कि ये ठीक है। तो यहाँ पे ये कैप्शन आ गया मेरे पास। अब मैं अपने टेबल को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद कॉलम को देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं इसको सिंपल एसक्यूएल क्वेरी से करूं, बट इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग SP अंडरस्कोर रीनेम। अच्छा क्लास, अब देखें अब अगला केस क्या है ऑल्टरेशन का, कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको ड्रॉप करना है टेबल में। तो यहाँ पे कैप्शन लिख देता हूं, ऑल्टर टेबल बाय ड्रॉपिंग existing column in table।
तो उसके लिए जो मेरे पास क्यूरी बनेगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम गालिबन स्टूडेंट किट, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का फोन नंबर ड्रॉप हो जाए, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ और ये मेरे पास क्यूरी बन जाएगी। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सॉरी कंस्ट्रेंट ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो ये मेरे पास जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा कॉलम्स, तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। तो गालिबन ये मेरे पास टेबल के और डेटाबेस के हवाले से DDL कंप्लीट हुआ। अब जो आखिरी चीज है वो हमारे पास है DML, और DML में खेलेंगे टोटल हम लोग डेटा। अब मैं अगर यहाँ पर अपने इसी टेबल की बात करता हूँ, डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, PF कीट में आते हैं, टेबल, टेबल में आते हैं, ग्राफिकली डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एडिट टॉप 200 रॉस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है STD ID, नेम और स्टूडेंट ईमेल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम ये करना है कि इसको क्लोज करना है और इस टेबल को क्या करना है, रिमूव करना है। क्यों रिमूव किया, उसका रीजन, ये मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट की आईडी, उसके बाद में कॉमा से सेपरेट करके एक और मैं चाहता हूं कि भाई हर स्टूडेंट के पास जो आईडी हो वो एक यूनिक आईडी हो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्राइमरी की दे दूंगा। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आईडी सेम हो, या कोई ऐसा हो सकता है PF कीट में? नहीं सर। हाँ ऐसा हो सकता है, अली नाम के 50 स्टूडेंट हो PF कीट में, पॉसिबिलिटी है, अफान नाम के कई स्टूडेंट हो, बट उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी जरूर होगी। तो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की लिख देंगे, और जब हम प्राइमरी की लिख देंगे तो उसके प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्या होता है, नॉट नल बाय डिफॉल्ट। प्राइमरी की में आपको नल वैल्यू अलाउ नहीं करता। अब ये हमने इसको प्राइमरी की कर दिया, ठीक है। और साथ साथ इसके बाद हम, इससे पहले हम एक और टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका सिनेरियो समझ लेना। क्रिएट टेबल जेंडर का मैंने यहाँ पे कर दिया जेंडर आईडी विच इज इंटीजर प्राइमरी की। इसी तरीके से जेंडर नेम वेरिएबल कैरेक्टर विच इज 50। अब ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब नोटिस करो, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, टेबल मेरे पास जेंडर क्रिएट हो गया। अब जेंडर में मेरे पास गालिबन 2 कॉलम है, कौन कौन से, जेंडर आईडी। अब यहाँ पे देखें प्राइमरी की लगाया था ना, ये चाबी बनी हुई आ गई, और प्राइमरी की के बाद मैंने क्या लिखा था कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, नॉट नल, ये भी आपके सामने देखें। क्लास हो सकता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक जेंडर आईडी हो 1, एक जेंडर आईडी हो 2, सही है। 1 में जेंडर नेम है मेल और 2 में है फीमेल। अब जो भी स्टूडेंट आएगा उसको अगर हम दे देते हैं एक जेंडर आईडी के तौर पर, कह देते हैं STD जेंडर आईडी, इसकी टाइप सेम होगी किससे, जो जेंडर है, क्योंकि हम ये जेंडर आईडी अपने टेबल में, ये प्राइमरी की है जेंडर के टेबल में, स्टूडेंट के साथ एज अ फॉरेन की यूज करने जा रहे हैं। जेंडर आईडी इंटीजर, फॉरेन की, किसके फॉरेन की भाई, फॉरेन की। हमेशा याद रखिएगा फॉरेन की बनाने के लिए प्राइमरी का होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो कॉलम प्राइमरी जेंडर के टेबल में है जिस नाम से वही नाम से होना चाहिए, नहीं।
हाँ, इसको रेफरेंस जरूर चाहिए होगा। फॉरेन की के बाद एक कीवर्ड आता है रेफरेंसेस का, और ये रेफरेंस किसका मांगता है कि भाई जेंडर के टेबल में जो जेंडर आईडी है, सॉरी जेंडर आईडी, उसके बिहाफ पर ये एज अ फॉरेन की बनेगी। अब मैं यहाँ पर जब इस टेबल को क्रिएट करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा कि जो प्राइमरी की किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज होगी तो पहले वो टेबल बनेगा, देन उसके बाद फिर फॉरेन की का टेबल बनेगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल में जब स्टूडेंट पे जाऊंगा तो यहाँ पर क्लास देखिएगा, स्टूडेंट की जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की है, लेकिन स्टूडेंट के पास जो जेंडर आईडी यूज हो रही है वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो समझिएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे ये वाला काम जो है ना मैंने उसमें बनाया ना क्यूरी के थ्रू, वो काम आप ग्राफिकली भी बना सकते हैं। अब ग्राफिकली किस तरीके से बनाएंगे, पहले रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा देते हैं, फिर मैं फॉरेन की ग्राफिकली भी बता दूंगा। अब हम यहाँ पर डीएमएल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, डीएमएल फॉर इंसर्ट। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, अब आपकी अपनी मर्जी के भाई। अब पहले रिकॉर्ड किस में इंसर्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, जेंडर में या स्टूडेंट में? सर स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट में। क्यों? तो जेंडर में इसको जेंडर आईडी क्यों क्या दोगे फिर? समझो इस चीज को, सिनेरियो देखो। आप जब कीट में आते हो, सही है, तो क्या पहले आपके लिए आपका आना जरूरी है या कीट में ये डिफाइन होना जरूरी है कि कीट ऑफर कौन कौन से कोर्सेज कर रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट चला रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है और कोई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम दे ही नहीं रही और आपको लेने कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, तो आप जा पाओगे उसमें? नहीं जा पाओगे। जब तक ये पता नहीं चलेगा भाई जेंडर, स्टूडेंट के जेंडर कौन से होंगे, अगर मेल और फीमेल, तो पहले डिफाइन तो करो जेंडर के टेबल में कि कौन कौन से जेंडर हैं, मेल है और फीमेल है। जब ये मेल और फीमेल होगा तभी तो किसी ना किसी स्टूडेंट को आइदर 1 आईडी मिलेगी या 2 आईडी मिलेगी। अगर कोई मेल होगा तो उसको 1 आईडी मिल जाएगी, और अगर 2 होगा, लेकिन 3 आईडी नहीं मिल सकती। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने की क्यूरी क्या हो सकती है, आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम हमारे पास था जेंडर। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे और यहां पर जेंडर के टेबल के अंदर जो जो कॉलम यूज हो रहे हैं, कौन सा, जेंडर आईडी, कॉमा, कौन सा, जेंडर नेम। फिर लिखोगे आप लोग वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के बाद अब जेंडर आईडी की, जो पहले जेंडर आईडी ना, पहले जेंडर आईडी की वैल्यू दे दोगे 1। प्राइमरी की का मकसद क्या होता है, देखो जिस कॉलम में भी अगर प्राइमरी की लगी हुई है उस कॉलम में अगर एक वैल्यू कोई आ गई है, सेम वही वैल्यू नहीं आ सकती, इट विल गिव द एरर। जैसे कि यहाँ पर जेंडर 1 जा रहा है और यहाँ पर मैं जेंडर नेम क्या है मेरे पास, varchar है, तो varchar हमेशा डबल कोटेशन में देंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूं मेल, और मैं रिकॉर्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूं 1 रॉ इंसर्ट। अब मुझे टेबल को देखना है, टेबल को टू डिस्प्ले द कंप्लीट रिकॉर्ड इन टेबल, तो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट कर लो तमाम, कहां से, फ्रॉम। क्यूरी जो है क्लास याद रखिएगा बिल्कुल एक हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की तरह होती है। टेबल का नाम क्या था हमारे पास, जेंडर। अब इस क्यूरी को मैं सेलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये तो एरर देगा। क्यों एरर देगा भाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जेंडर।
ठीक है भाई, तो ये मेरे पास जेंडर। अब यहाँ पर देखिएगा जेंडर आईडी में आईडी नंबर 1 और उसमें कौन सा जेंडर है, मेल। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फीमेल कर देता हूं, लेकिन आईडी क्योंकि प्राइमरी की है और प्राइमरी की का रूल क्या बताया है कि अगर एक कॉलम में आईडी के जेंडर आईडी के कॉलम में 1 आ गया ना तो दोबारा से 1 नहीं आ सकता, इट विल गिव द violation of primary key constraint, cannot insert the duplicate key of an object। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, अब इसमें 2 वैल्यू आ सकती है लेकिन 1 के अलावा कोई वैल्यू आ सकती है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास 1 रॉ इफेक्ट हो गई। अब मेरे पास जो है वो ये जेंडर का एक प्रॉपर टेबल बन गया कि भाई हमें पता है कि भाई किसी स्टूडेंट को जेंडर आईडी 1 मिलेगी तो इसका मतलब वो मेल होगा, और अगर जेंडर आईडी 2 मिलेगी यकीनन वो कोई खातून होगी। इज इट क्लियर? यस सर। सर आपने ये 1 by 1 करके ऐड करवाया आप एक साथ ऐड करवा कॉलम्स। सकते थे। उसका तरीकेकार क्या है, सर आप यहाँ पर सर कॉमा से बता सेपरेट करके, आप इधर कॉमा से सेपरेट करके कोई तीसरी वैल्यू दे देते आईडी नंबर 3, यहाँ पर कह देते हैं सर आप दिन सर अननोन। अब इधर कोई और वैल्यू, क्योंकि 2 जा चुकी है हम 2 नहीं दे सकते, कोई भी 4 दे दो यहाँ पे वैल्यू। और प्राइमरी की अगर मैं देखो यहाँ पे पहले 4 दे रहा हूँ तो हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है 2 के बाद पहले 4 होगा, नहीं। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को अरेंज करता है अपने कॉलम की, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें कोई नल वैल्यू अलाउ नहीं होती। ये तो इंसर्ट की पहली क्वेरी थी। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ ऐड करना है तो इस तरीके से आप करोगे कि जो वैल्यूज दे रहे हो वैल्यूज के बाद जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू है सेपरेट करके, अब आप ये भी इंडिकेट करेगा कि भाई ये वाली वैल्यू पहले इसमें जाएगी और ये वाली वैल्यू इसमें जाएगी। इज इट क्लियर? इंसर्ट की दूसरी क्वेरी में आपको बता दूं क्या होती है कि भाई इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, जेंडर, और डायरेक्ट लिख दो आप वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद अब आपकी अपनी मर्जी कितनी वैल्यूज भी इंसर्ट करवाओ। आईडी नंबर 3 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा ABC, कॉमा के बाद आईडी नंबर 4 कॉमा के बाद यहाँ पर XYZ। लेकिन इन दोनों क्यूरी में फर्क क्या है भाई, कौन बताएगा? इन क्यूरी में फर्क यह है कि अगर आप ये वाली क्यूरी लिखते हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपने दोनों हर कॉलम की वैल्यू जरूर देनी है। मतलब यहाँ पे हर कॉलम भले से आप उसमें नल रखो या ना रखो, लेकिन आपको मेंशन सारी वैल्यू करनी है। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास जो जेंडर नेम था, ये जेंडर नेम क्या लिखा हुआ है, ये नलेबल है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं अगर यहाँ पर ये वैल्यू ना भी दूं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तीसरा जेंडर ले लेते हैं ये, और मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं देता, मैं इवन यहाँ पे पैरामीटर ही नहीं देता। अब यहाँ पर एक पैरामीटर है और यहाँ पर वैल्यू भी उसी पैरामीटर की है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा ना तो रॉ इफेक्ट हो जाएगी। अब मैं जेंडर को देखूंगा तो यहाँ पर नेम की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर अगर भले उसकी टाइप नल ही सर क्यों एक ना हो, दफा अगर दोबारा हम रिपीट कर दें सर। अच्छा जी, देखो इस टेबल की डेफिनेशन को देखो, क्या है कि भाई जेंडर नेम क्या था, वारचार, और ये नल था। नल का मतलब कि आप इसको अगर एम्प्टी भी छोड़ोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू प्लेस कर देगा, और नल वैल्यू क्या है, एसक्यूएल सर्वर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। सही। तो इसने क्या किया कि ये वाली क्यूरी में ऑप्शनल था, लेकिन अगर मैं यही वाला काम आईडी नंबर 4 के साथ इस क्यूरी में करूं, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये हटा देता हूं, पूरा हटा देता हूं, और यहां पर मैं ये काम करने की कोशिश करता हूं कि आईडी नंबर 3 क्योंकि पहले आ चुकी है तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूं। अब जब मैं ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा ना तो ये मुझे वायलेशन दे देगा कि भाई आपने कॉलम का नाम और नंबर जो सप्लाई आपने डेफिनेशन में जो डिफाइन किया हुआ है आप उसी के मुताबिक वैल्यू दो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्यूरी के इस पैटर्न में, क्यूरी के इस पैटर्न में और इस पैटर्न में यही फर्क है कि इस पैटर्न में जब कॉलम लिस्ट हम मेंशन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जिस कॉलम में वैल्यू देना चाह रहे हैं दे दें, जिसमें नहीं देना चाह रहे तो उसको छोड़ दें। लेकिन इस क्यूरी में हमें सबकी वैल्यू देना हम पे वाजिब है। ये समझाने का मकसद है।
ठीक है, तो जी सर ठीक है। यस सर। हमारे पास जो है वो ये क्यूरी बन जाएगी। खैर फिलहाल मैं यहाँ पर एक डिलीट की कमांड चलाऊंगा, या बल्कि मैं अपने टेबल में जाता हूँ और ये वाले रिकॉर्ड को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। अब जो मेरे पास जो रिकॉर्ड आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आइदर मेल और फीमेल। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे, मैं ग्राफिकली, अब ग्राफिकली कर लेते हैं, क्यूरी तो आप लोगों को समझ में आ गई। स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट आईडी क्योंकि प्राइमरी है, आप यहाँ पे देखो तो प्राइमरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी। अब हमारी मर्जी, हमने स्टूडेंट नंबर 1 फॉर एग्जांपल अली, स्टूडेंट आईडी ali@yahoo.com। देन उसके बाद जेंडर आईडी, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको जेंडर आईडी 3 दूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर नोटिस नहीं करो, करेगा। यहाँ पर नोटिस करो, क्योंकि जेंडर में सिर्फ 2 ही आईडी हैं और यस जेंडर के टेबल में जो जेंडर आईडी है वो प्राइमरी की है, वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है स्टूडेंट के पास। तो कीट में जब आप एडमिशन लेने आए थे तो आपके सामने कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, ये 3 फील्ड थी। अब इन तीनों में से किसी एक फील्ड को ही आपने सेलेक्ट करना था। आप ऐसा नहीं है कि डी फार्मेसी में लेना चाह रहे हो, डी फार्मेसी उसके पास है ही नहीं। तो इसी तरीके से जेंडर में आईडी नंबर मेल है और फीमेल है। इसके अलावा जब मैं तीसरी आईडी, जब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मैं कोई तीसरी आईडी जो कि प्राइमरी टेबल में हो ही नहीं और मैं जब इसको देना चाहूं तो ये मुझे एरर दे दे, ये कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। कि अब इसका मतलब ये है कि इस टेबल में और इस टेबल में क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। कौन सा रिलेशनशिप? जेंडर आईडी एक है और 50 स्टूडेंट उस जेंडर आईडी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बात करूं कोई किसी भी स्टूडेंट की, कि हातिम कायद की बात करते हैं या मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूं, जो मेरी लिखी हुई आ रही है आईडी, ये मेरी एमएस की स्टूडेंट आईडी है। तो अब मेरे पास यकीनन कोई ना कोई जेंडर आईडी होनी चाहिए, आइदर 1। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट आईडी हमजा अली के पास भी हो सकती है, माजुल्ला के पास भी हो सकती है, हातिम के पास भी हो सकती है। स्टूडेंट क्या हो गए? मैनी। और जेंडर आईडी क्या हो गई? 1। तो इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? सर वो यस सर। अभी तक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखें जनाब, इस तरीके से है कि देखें, फॉरेन की पहली बात तो बनती कब है, जब किसी और टेबल में वही कॉलम एज अ प्राइमरी यूज हो रहा हो, जैसे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपके सामने पहले जेंडर का कॉलम बनाया, क्योंकि इसमें जेंडर आईडी एज अ प्राइमरी होनी चाहिए। वही जेंडर आईडी स्टूडेंट के पास एज अ फॉरेन की यूज होगी। अब किसी भी नाम से हो सकती है, लेकिन ये रेफरेंस मांगता है, तो और रेफरेंस मतलब के ये लिए हमने जी तो सर मतलब ये है कि हम लोग किसी और के टेबल के कॉलम हम लोग दूसरे टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। जी यही मकसद है। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये 1 अलाउ करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने 1 अलाउ कर दिया। ये 2 अलाउ करेगा, हाँ भाई 2 अलाउ करेगा, लेकिन इसके इन दोनों के वैल्यू के अलावा जेंडर के टेबल में इन 2 वैल्यू के अलावा कोई तीसरी वैल्यू है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट सर, इसका है। नहीं करवाइए तीसरी वैल्यू, तो वो करेगा ही नहीं उसको एक्सेप्ट। हाँ, फिर अगर मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि भाई ये वाली आईडी जो है वो मैं इंसर्ट करवा दूं, अब उसके बाद ये 3 भी अलाउ करेगा, क्योंकि अब इसके पास 3 आ चुकी है। क्लियर? 3 में क्योंकि नल है, लेकिन आईडी इसके पास आ चुकी है। ठीक है जनाब, ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्राइमरी और फॉरेन की का। कि प्राइमरी एक काम ये करती है कि आप किसी भी कॉलम पे लगी हुई होगी तो उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट 1 को दोबारा से देने की कोशिश करूं, यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड दूं अहमद, और यहाँ पर ahmad@gmail.com, इसी तरीके से यहाँ पर
इसको आईडी दे दूं 1, तो ये एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ये जो वायलेशन आ गई ना, वो किसकी आ गई? ये कह रहा है कि भाई हमारे पास डेटा इन raw2 नॉट कमिटेड। नॉट कमिटेड का मतलब नॉट सेव। वायलेशन किसकी दे रहा है? प्राइमरी की क्या वायलेशन दे रहा है कि भाई इसमें STID में 1 वैल्यू पहले से सेव है, दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। अब आपको यहाँ पे इसको करनी पड़ेगी 2। अब इसको कोई एतराज नहीं होगा। ये हो गया रिकॉर्ड सेव। इज इट क्लियर? ठीक है, जेंडर के टेबल में जाकर मैं यहाँ पर आईडी नंबर, पहले मैं यहाँ से रिकॉर्ड इसका ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गए। अब क्या करना है कि भाई इंसर्ट की तो क्यूरी समझ में आ गई। अब अपडेट भी कर लो तो ग्राफिकली तो वहां से अपडेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अपडेट करना है DML की, DML फॉर अपडेट। किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें अपडेट करना हो, उसकी क्यूरी क्या लगेगी? देखें क्लास, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये क्यूरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब नंबर 3 में डेटाबेस से विजुअल स्टूडियो के C# के प्रोग्राम को कनेक्टिविटी करवाएंगे, विंडोज फॉर्म में इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे, तो वहां पे जनाब ये वाली क्यूरीज इंप्लीमेंट हो रही होंगी। तो इसलिए आप लोगों को क्यूरीज आना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या कर रहे हैं कि भाई अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को। अब हमारे पास क्या था? एक टेबल ये था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम क्या था भाई? कीड स्टूडेंट। अब ये दोनों टेबल को जब मैं एक साथ डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवा, अली यानी ये जो अहमद नाम है ना, मुझे इसको इजहान अहमद करना है, चेंज करना है, नाम चेंज करना है, सिर्फ इसी नाम को। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्यूरी लगानी पड़ेगी? अपडेट करना पड़ेगा रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट। अपडेट के बाद टेबल का नाम आएगा, जो भी टेबल होगा। सेट का कीवर्ड लिखते हैं। सेट के बाद आप उस कॉलम को लिखते हैं कि जिस कॉलम की वैल्यू आपने सेट करवानी है। सेट क्या करवानी है? STD नेम इक्वल टू वो नेम जो आप रखना चाह रहे हो। अब मैं रखना चाह रहा हूं सैयद इजहान अहमद। ठीक है, देखें क्लास, ये क्यूरी तो मेरी बन गई, लेकिन क्लास यहाँ पर जब मैं इस क्यूरी को इंप्लीमेंट करूंगा तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि सिर्फ जो अहमद का जो स्टूडेंट, अहमद का जो नेम था वही हमारे पास एडिट हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? नो सर। इससे पता है क्या होगा? इससे स्टूडेंट के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड के नेम है ना, सबका नाम सैयद इजहान अहमद हो जाएगा। जो ऊपर अली था ना, वो भी सैयद इजहान अहमद हो जाएगा। हमें क्या करना है? टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। क्यूरी में अब हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर क्लॉज इज फिल्टर आउट, इज यूज्ड टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। वेयर, अब देखें फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ये भी अली हो सकता था, ये भी अली हो सकता था, या ये भी अहमद हो सकता था, ये भी अहमद हो सकता था, लेकिन आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होंगे ये दोनों? विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास हो सकता था ये भी अली होता, या ये हो सकता है ये भी अहमद होता। अब थे तो दोनों अहमद, लेकिन मुझे किसी एक स्पेसिफिक अहमद को इजहान अहमद करना था, तो मैं क्या करता? इनकी यूनिक आईडी लेता। तो अब मुझे क्या करना है कि इस अहमद को सैयद इजहान अहमद करना है, तो मैं क्या करूंगा?